हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? इसको इस तरीके से समझते हैं कि मान लिया कि कोई भी इंडिविजुअल है, उसकी कोई इनकम है, 50,000 उसकी सैलरी है। सैलरी में से उसने 35,000 खर्च कर दिए गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने में। फिर उसकी जो सेविंग्स होती हैं, जैसे मान लिया कि 50 में से 35 खर्च करे, 15,000 उसकी सेविंग्स है। तो फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली उस सेविंग्स के लिए बना हुआ है। तो जो पब्लिक है, पब्लिक की सेविंग्स जिन सेक्टर्स में रूट होती है उसे हम फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, क्योंकि पब्लिक जो 15,000 बचा रही है, उस पर वो 15,000 या तो बैंक में डिपॉजिट होंगे तो बैंक फाइनेंशियल मार्केट है, या फिर वो जो 15,000 है उससे इंश्योरेंस की पॉलिसी वगैरह खरीद ली, वो फाइनेंशियल मार्केट है। या फिर 15,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो फाइनेंशियल मार्केट है। तो पब्लिक की जो सेविंग्स है अलग अलग जगह पे जो इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में जा रही हैं, अलग अलग स्कीम्स के थ्रू, वो होता है हमारा फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तरफ हम रखते हैं मनी मार्केट और एक तरफ हम रखेंगे कैपिटल मार्केट। हाँ, मनी मार्केट में भी हमारे पास ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। ठीक है, हाँ। अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में क्या क्या आता है? मनी मार्केट मतलब जहां पर प्योरली सीधे मनी के साथ डील कर रहे हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर है वो मनी मार्केट का पार्ट है, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो अलग अलग स्कीम्स के थ्रू पब्लिक से इन्वेस्टमेंट ले रही हैं। ठीक है, वो सब मनी मार्केट का पार्ट है। ठीक है, या हम मोटा मोटा सीधे बोलें, शेयर्स इन कैपिटल मार्केट के अलावा जो मनी पब्लिक से अलग अलग स्कीम्स के थ्रू कंपनीज ले रही हैं, वो सब मनी मार्केट का पार्ट आ गया। शेयर्स एंड बॉन्ड मार्केट वो कैपिटल मार्केट होता है। शेयर मार्केट एंड बॉन्ड मार्केट वो कैपिटल मार्केट का पार्ट है। पब्लिक अपनी सेविंग्स या तो शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट में लगाएगी या बैंक में डिपॉजिट करेगी। ठीक है, पहले अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट की बात कर लेते हैं, फिर आएंगे ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में। ठीक है, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए हैं। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और जिन स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और कोई कमेंट करना चाहे किसी भी स्टेट से, अलग अलग स्टेट से जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, तो अपना कमेंट बॉक्स में लिखें कि भाई आप कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं, और अपना नाम भी लिखें। ठीक है, अनऑर्गेनाइज मार्केट की बात करें तो ये है जैसे मनी लेंडर्स, गांव के साहूकार लोग होते हैं, गांव के साहूकार लोग होते हैं, वो अनऑर्गेनाइज मार्केट है। अनऑर्गेनाइज का मतलब है जिसके रूल्स रेगुलेशन कुछ नहीं है, मनी लेंडर्स के अपने ही नियम चल रहे होते हैं। गांव वाले किसी भी साहूकार से अगर उधार लेते हैं तो जो साहूकार लोग हैं किसी से 4% इंटरेस्ट मंथली चार्ज कर रहे हैं, किसी से 3%, किसी से 5%, तो कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वो गाँव के साहूकार लोग जो मनी लेंडर्स है वो अनऑर्गेनाइज मार्केट होता है। उसके अलावा सिटी में भी बहुत सारी किटी की स्कीम्स होती हैं, 1,000 रुपये महीना जमा करो, ठीक है, और फिर उसमें 12 महीने के बाद आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा। तो अलग अलग जो है अनरेगुलेटेड, अनऑर्गेनाइज बहुत सारा मार्केट है जिसमें लोग अलग अलग स्कीम्स के थ्रू पैसा जमा कर रहे होते हैं। किसी के भी घर में वो किट्टी चल रही होती है, मेंबर्स होते हैं बहुत सारे, सब कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, फिर कुछ मेंबर उसी में से उधार भी ले रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अनऑर्गेनाइज में निधि कंपनीज भी होती हैं, चिट फंड कंपनीज होती हैं, जो कि साउथ इंडिया में ये अनऑर्गेनाइज में भी आता है, ऑर्गेनाइज में भी आता है। ये ऑर्गेनाइज में भी आता है, अनऑर्गेनाइज में भी आता है। ठीक है, निधि चिट, क्योंकि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने विधानसभा में कानून पास किया हुआ है, तो कुछ स्कीम्स जो है ऑर्गेनाइज्ड भी रहती हैं इसमें। ठीक है, तो ये गांव के साहूकार लोग जिसके कोई रूल्स रेगुलेशन ना हो, या निधि चिट फंड कंपनी जिसके कोई रूल्स रेगुलेशन ना हो, वो अनऑर्गेनाइज मार्केट है। निधि या चिट फंड कंपनीज में क्या होता है कि यहाँ पर जो है एक ही एरिया के लोग जो है एक स्कीम के थ्रू आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं, एक फंड बनाते हैं। जैसे मान लिया कि 50 लोग हैं, सबने 1,000 रुपए कंट्रीब्यूट करे, 50,000 का एक फंड बन गया। उस 50,000 को वो उधार दे रहे हैं, ठीक है, मार्केट में, और उससे इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं। तो फिर उससे क्या होगा कि जो मेंबर्स हैं उनकी जो मनी वैल्यू है थोड़ा सा इंक्रीज हो जाती है।
इन दोनों में फर्क क्या है? निधि कंपनीज के मेंबर्स में जो उधार होता है वो केवल आपस में ही एक दूसरे को उधार देते हैं जो मेंबर्स हैं। चिट फंड कंपनीज में नॉन मेंबर्स को भी उधार दिया जाता है, जो मेंबर नहीं है उनको भी मार्केट में उधार दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट की बात करें तो हमारे पास बैंकिंग, नॉन बैंकिंग एंड सब मार्केट। बैंकिंग, मनी मार्केट में बैंकिंग काफी बड़ा मार्केट है, जिसमें हम जानते हैं कि जितने भी चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक हो, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक या फॉरेन बैंक्स, जो भी इंडिया में काम कर रहे हैं सारे के सारे, वो सब बैंकिंग सेक्टर में आता है। ठीक है, आरबीआई बैंकिंग सेक्टर को बेसिकली रेगुलेट कर रहा होता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जिन्हें एनबीएफसी भी बोलते हैं, इन दोनों में देखो सिमिलैरिटी या डिफरेंस क्या है। एनबीएफसीज जो हैं बहुत सारे फंक्शन बैंक वाले ही करते हैं। जैसे बैंक लोन देते हैं, एनबीएफसी भी लोन देते हैं। जैसे मन्नापुरम गोल्ड लोन आपने सुना होगा, मन्नापुरम गोल्ड लोन, अक्षय कुमार इसका ब्रांड एम्बेसडर है, मन्नापुरम गोल्ड लोन। बजाज फाइनेंस वो एनबीएफसी है, बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व ये भी एनबीएफसी है। डीएचएफएल फाइनेंस, मतलब बहुत सारी एनबीएफसी। इंश्योरेंस कंपनीज भी जो है वो एनबीएफसीज में ही आती हैं, जो कि एक स्कीम के थ्रू पब्लिक से पैसा ले रही है, लोन भी दे रही है। तो एनबीएफसी और बैंकिंग के फंक्शन कॉमन क्या है कि बैंक भी लोन देते हैं, एनबीएफसी भी लोन देते हैं या किसी स्कीम के थ्रू पब्लिक से पैसा ले रहे हैं। डिफरेंस, मेजर डिफरेंस क्या आ जाता है बैंकिंग में? बैंकिंग में हम अपना सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, जिसमें हमें एटीएम भी मिलता है, चेकबुक भी मिलता है, करंट अकाउंट भी खुलता है। यहाँ पर हम सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते। बजाज फाइनेंस में, मन्नापुरम फाइनेंस में गोल्ड लोन जरूर ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन वहां पर बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते हम। चेकबुक, एटीएम वो कुछ नहीं मिलेगा। वो उन्हें लोन देने की परमिशन है, लेकिन बैंक अकाउंट जैसे बैंक में खुलता है सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, वो परमिशन नहीं होती है एनबीएफसी की। क्योंकि बैंकिंग, प्योर बैंकिंग बेसिकली क्या है? बैंकिंग की डेफिनेशन ये है लैंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ मनी विद पब्लिक। पब्लिक का पैसा डिपॉजिट भी करना, फिर पब्लिक को उधार भी देना, उसे हम बोलते हैं प्योर बैंकिंग। अब वो बैंकिंग वाले फंक्शन ही कर रहे हैं। ये केवल लैंडिंग ऑफ मनी विद पब्लिक कर रहे हैं, केवल पब्लिक को उधार दे रहे हैं। ठीक है, पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले रहे हैं, जैसे सेविंग अकाउंट के फॉर्म में डिमांड डिपॉजिट्स नहीं ले रहे हैं। अलग अलग स्कीम्स के थ्रू जरूर ले रहे हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, अलग अलग इंश्योरेंस का प्रीमियम वगैरह लेती है और इंश्योरेंस कवरेज देती है। ठीक है, तो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। सब मार्केट की अगर हम बात करें, सब मार्केट में हमारे पास एक होता है कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट, कॉल मनी मार्केट हम उस मनी मार्केट को बोलते हैं जहां पर 14 डेज तक का लोन दिया जाता है। लोन्स अप टू 14 डेज, 14 दिन तक का उधार। जब कोई भी कंपनी एक दूसरे से लोन लेती हैं, या बैंक भी कई बार 14 दिन से कम का लोन लेते हैं, कि जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक से मान लिया कि 10 डेज का लोन ले लिया, 5 डेज का लोन ले लिया, क्योंकि कई बार बैंक के पास सरप्लस कैश होता है, कई बार डेफिसिट ऑफ कैश होता है, वो भी शॉर्ट टाइम के लिए 5 दिन के बाद के लिए केवल एचडीएफसी बैंक में डेफिसिट ऑफ कैश है, तो 5 दिन के लिए वो आईसीआईसीआई बैंक से ले सकता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आईसीआईसीआई बैंक के पास डेफिसिट ऑफ कैश हो, तो आईसीआईसीआई बैंक एचडीएफसी बैंक से या किसी और बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक से ले लिया। ठीक है, तो ये 14 दिन तक का उधार जो बैंक आपस में लिखते हैं उसको इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट बोलते हैं, और अदर फाइनेंशियल कंपनीज लेती है तो सिंपल कॉल मनी मार्केट बोलते हैं। तो 14 डेज का उधार होता है, और अगर 1 डे लोन होता है तो उसे कॉल मनी बोलते हैं, 1 डे का लोन कॉल मनी। और 2 से 14 दिन का उधार जो होता है उसे बोलते हैं नोटिस मनी। नोटिस मनी, 2 से 14 दिन का उधार जो होता है वो होता है नोटिस मनी। ठीक है, सब मार्केट में ही, नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूं, थोड़ा सा जगह कम है। सब मार्केट में आते हैं, जो सब मार्केट था हमारा, सब मार्केट में हमने बात करी, एक तो कॉल मनी, ठीक है। अब आते हैं कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ के टाइम पीरियड वैलिडिटी के होते हैं। ये सिमिलर टू चेक होता है। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी, क्योंकि कोई भी कंपनी जब मैन्युफैक्चरिंग करती है वो या तो B2
बी कंपनी होती है या B2C कंपनी होती है। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को मैन्युफैक्चर करके प्रोडक्ट बेच रही है, फिर वो कंपनी कस्टमर्स को बेच रही है, तो उसे B2B कंपनी बोलेंगे। मान लो अगर हमारी कंपनी है और हमने अमेजन को प्रोडक्ट बेचा, अमेजन ने हमसे खरीदा, क्योंकि अमेजन एंड कस्टमर नहीं है तो अमेजन तो कस्टमर को बेच रहा है, तो अगर हम अमेजन को बेच रहे हैं तो वो बिजनेस टू बिजनेस हो गया। अगर हमने कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करा, अमेजन को बेचा, तो बिजनेस टू बिजनेस। अमेजन कस्टमर्स को बेच रहे हैं तो वो बिजनेस टू कस्टमर हो गया। हम डायरेक्ट कस्टमर को बेचे तो बिजनेस टू बिजनेस हो गया। कई कंपनीज होती हैं जो B2B भी डील कर रही होती है, B2C भी। मान लो कि जैसे हमने अपनी कंपनी स्टैब्लिश करी, आपने अपनी कंपनी स्टैब्लिश करी, मैन्युफैक्चर करके डायरेक्ट कस्टमर को भी बेच रहे हो या किसी और कंपनी को बेच रहे हो, ठीक है। अब वो फिर कस्टमर्स को बेच रहे हैं, तो B2B से भी डील कर रहे हैं, B2C से भी डील कर रहे हैं। अब जब B2B होता है बिजनेस, हम किसी कंपनी को अपना 5 करोड़ का माल दे दिया, अब वो कंपनी उस 5 करोड़ का माल बेचेगी, ठीक है। हमारा काम है मैन्युफैक्चरिंग करना, सेल्स की एक्सपर्टीज उनकी है, हमारी सेल्स की एक्सपर्टीज नहीं थी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग की एक्सपर्टीज थी, ठीक है। 5 करोड़ का माल हमने किसी को दे दिया, अब उनके पास 5 करोड़ नहीं है, लेकिन वो उनके अंदर काबिलियत है कि वो 5 करोड़ का माल बेच सकते हैं, तो 1, 2, 3 महीने में वो 5 करोड़ का माल बेच देंगे। तो वो क्या करेंगे, क्योंकि उनके पास 5 करोड़ नहीं है, तो वो हमसे एक तरीके से उधार में हमने उन्हें सामान दे दिया, और वो हमें क्या करेंगे, कमर्शियल बिल देंगे, जिसकी वैलिडिटी एक चेक की तरह है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आता है, जो कि कवर होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ठीक है। अंग्रेजों का बनाया हुआ लॉ है जो चल रहा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। चेक, बैंक ड्राफ्ट और कमर्शियल बिल, ये सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कवर होते हैं, ठीक है। तो ये चेक की तरह होता है। तो वो कंपनी क्या करेगी, हमने उसे 5 करोड़ का माल दिया, उसने हमें 5 करोड़ का कमर्शियल बिल दे दिया, जिसकी लाइफ होगी मैक्सिमम 3 महीने हो सकती है, 2 महीना, 1 महीना भी हो सकती है, तो मैक्सिमम 3 महीने। और जब कंपनी उस माल को बेचने के बाद उसके पास फाइनेंसेस आ जाएंगे, पैसा आ जाएगा, तब हम उस कमर्शियल बिल को बैंक में कैश करवा लेंगे अपने अकाउंट में, ठीक है। तो ये कमर्शियल बिल का कॉन्सेप्ट है, जो कि मनी मार्केट का ही पार्ट है, सब मार्केट में आता है। फिर आते हैं कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर्स। कमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं, रिलायंस, टाटा, बिरला, कई बार इनके पास कैश की शॉर्टफॉल हो जाती है, ठीक है। अब कैश की शॉर्टफॉल होगी, एक तो ये शेयर मार्केट में भी लिस्टेड होते हैं, पब्लिक इन्वेस्टमेंट कर रही है, वहां से भी इनके पास पैसा आ जाता है, या फिर ये बैंक से लोन ले लेते हैं। तो कई बार क्या होता है कि ये बैंक से लोन लेने के बजाय मार्केट में डायरेक्टली कमर्शियल पेपर इशू कर रहे होते हैं। कमर्शियल पेपर क्या है कि कमर्शियल पेपर को इशू करके उसमें मान लिया कि 9% इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं सालाना, ठीक है। तो ये एक तरीके का फिक्स डिपॉजिट है कि हमने रिलायंस के कमर्शियल पेपर परचेज कर लिए, जिसमें रिलायंस हमें 1 साल में 9% इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। ये एक तरीके का फिक्स डिपॉजिट है, जैसे हम बैंक में करते हैं वैसे ही हमने एक तरीके से रिलायंस में डिपॉजिट कर लिया, जिसमें हमें रिलायंस ने जो भी अनाउंस करा था इंटरेस्ट रेट, उतना इंटरेस्ट हमें मिल रहा है। तो ये एक तरीके का फिक्स डिपॉजिट है, ठीक है। ये बड़े जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, 5 लाख के मल्टीपल में, 5 लाख एंड मल्टीपल इसकी वैल्यू होती है, 5 लाख और उसके मल्टीपल में इशू होते हैं। एक तरीके से कंपनीज मार्केट से उधार में पैसा उठा रही है, ठीक है, बैंक से लेने के बजाय पब्लिक से या अलग अलग जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे, ठीक है, उधार में पैसा ले। 5 लाख और उसके मल्टीपल में इशू होते हैं कमर्शियल पेपर। सिमिलर चीज एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है 1 लाख एंड मल्टीपल इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है। ये सिमिलर टू कमर्शियल पेपर है, बस इसको इशू करने वाली ऑर्गेनाइजेशन होती है बैंक। यहां इस कमर्शियल पेपर को इशू करने वाला है कॉर्पोरेट सेक्टर, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज। दोनों का फंक्शन सिमिलर है। बैंक के पास भी कई बार शॉर्टफॉल होता है कैश का, या तो बैंक आपस में उधार लें इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट से, या फिर वो पब्लिक से डायरेक्टली सर्टिफिकेट और डिपॉजिट इशू करके मार्केट से लोन में पैसा उठा सकता है बैंक। तो ये दोनों के फंक्शन सिमिलर है, भाई इशू करने वाली ऑर्गेनाइजेशन बैंक है, यहाँ पर इशू करने वाली ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट सेक्टर है। तीसरा होता है ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल जिसे टी बिल भी बोलते हैं, टी बिल्स भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू 25,000 एंड मल्टीपल होती है। इसका फंक्शन भी सिमिलर है,
ठीक है, इन्हीं की तरह, बस इसको इशू करने वाली गवर्नमेंट होती है। भारत सरकार के पास जब शॉर्टफॉल होता है कैश का, भारत सरकार वर्ल्ड बैंक IMF से इधर उधर से उधार लेने के बजाय डायरेक्टली ट्रेजरी बिल इशू कर सकती है। 25,000 और मल्टीपल होते हैं, भारत सरकार उसमें एक तरीके से इंटरेस्ट बता देती है कि इतना इंटरेस्ट है, ठीक है, और डायरेक्टली पब्लिक से एक तरीके से उधार ले रहे हैं, और एक साल के अंदर अंदर, मतलब इसमें जो डेज होता है ट्रेजरी बिल, टी बिल्स भी बोलते हैं, 14 डेज, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज के होते हैं ट्रेजरी बिल। फिक्स रहता है 14 डेज, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज के ट्रेजरी बिल होते हैं। इतने टाइम का मतलब एक तरीके से फिक्स डिपॉजिट पब्लिक कर रही है सरकार के पास, बैंक के पास नहीं कर रही, पब्लिक सरकार के पास कर रही है। सरकार को एक तरीके से उधार में पैसा मिल गया बैंक से, ये उससे पब्लिक से, ठीक है। इनका टाइम पीरियड की बात करें तो 1 साल इनका टाइम पीरियड रहता है। तो ये सब मनी मार्केट का पार्ट है। ये कई बार एग्जाम में भी आया कि ये क्या चीजें हैं, या ये मनी मार्केट का पार्ट है या कैपिटल मार्केट का पार्ट है, कौन सा कैपिटल मार्केट का पार्ट नहीं है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आया। तो ये सब मार्केट में आता है, मनी मार्केट में ये सारी चीजें कवर होती हैं, ठीक है। तो ये सब मार्केट को हमने डिस्कस करा। कैपिटल मार्केट क्योंकि अपने आप में काफी बड़ा है, तो इसको हल्का सा, क्योंकि अभी हम फाइनेंशियल मार्केट ही डिस्कस करें, तो कैपिटल मार्केट में हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैपिटल मार्केट में शेयर्स एंड बॉन्ड मार्केट होता है, ठीक है। शेयर्स और बॉन्ड मार्केट में, शेयर मार्केट की बात करें तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट में न्यू इश्यूज, मतलब नई कंपनी जो है जब पहली बार शेयर मार्केट में लिस्ट होती है, या एग्जिस्टिंग कंपनी नए शेयर्स इशू कर रही होती है, तो प्राइमरी मार्केट में आता है। और सेकेंडरी मार्केट का मतलब है ओल्ड इश्यूज, जो कंपनी ऑलरेडी शेयर मार्केट में लिस्टेड है और उसके शेयर्स को खरीदने बेचने का जो भी ट्रेडिंग वगैरह चल रही है, वो सेकेंडरी मार्केट में आता है। प्राइमरी मार्केट में IPO आपने सुना होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट का अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कोई कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो अपने IPO रिलीज करती है, फर्स्ट टाइम वो शेयर मार्केट में आ रही है, तो पब्लिक को शेयर्स ऑफर कर रही है इनिशियल लेवल पे, तो उसे IPO बोलते हैं। तो प्राइमरी मार्केट शेयर मार्केट में बिल्कुल नए इश्यूज, कंपनी पहली बार पब्लिक को शेयर ऑफर करे। सेकेंडरी मार्केट वो पुराने शेयर्स हैं जिनकी ट्रेडिंग चल रही है मार्केट में। तो ये स्टूडेंट्स हमने बात करी फाइनेंशियल मार्केट की। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।